जो भी हमारे साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावे या फिर आप बीएड का एंट्रेंस देने वाले हो, इसके अलावे आप एस्टेट फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पूरे भारतवर्ष में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपका जीके जीएस का प्रश्न आता है अच्छे खासे संख्या में, तो ये जो सीरीज हम आपको करा रहे हैं बस 15 से 20 मिनट का इंपॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन आपको प्रत्येक छोटे छोटे सीरीज में आपको कराएंगे। अगर ये कंटिन्यू आप सीरीज को देखते हैं तो आप लाखों हजारों बच्चों से काफी आगे चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले आप सबों का नमस्कार, आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग देखेंगे कुछ जीके जीएस का ऐसा प्रश्न जो कि MCQ के तो फॉर्म में होगा ही होगा, साथ ही साथ हम लोग उसके प्रश्न के कॉन्सेप्ट के ऊपर में भी बात करेंगे, ताकि यदि आप सभी चीज जो कॉमन पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कुछ साइंस के भी चीजें होते हैं, तो इतने सब्जेक्ट पे यदि आपका कमांड नहीं है तो MCQ में ही हम लोग उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर में जब डिस्कस कर देंगे तो ऐसे प्रश्न को करेंगे तो आपको वो प्रश्न और उनसे इर्द गिर्द भी अगर प्रश्न बनते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहेंगे। आप श्योर रहिए कि आप अच्छे से एग्जाम में करके आएंगे। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं कि ये हमारे सोच, चाहे DSSB हो चाहे RRB हो। इसके अलावा हम पहले बता दिए कि किसी भी प्रकार के टीचिंग परीक्षा हो या PCS लेवल के एग्जाम हो, ठीक है, आप वहां इस तरह के क्वेश्चन अगर बना के जा रहे हैं तो आप एकदम अच्छा करके आएंगे, ये हमारा दावा है। तो चलिए बिना बकवास किए हुए पिछले दिन का जो सीरीज है उसमें हम लोग लास्ट प्रश्न देख लिए, उसके आगे से ही कराएंगे। तो ये पिछले दिन का जो प्रश्न था, ये प्रश्न आपका पिछले दिन का प्रश्न था, एक बार याद करा देंगे, है ना। देखे थे हम लोग कि इसमें से कौन जो है वो अदिश राशि है, तो 243 नंबर प्रश्न आपको करा दिए हैं। और आज एकदम सीरीज से ही हम लोग सब सीरीज से चलेंगे तो 244 नंबर प्रश्न से शुरू होगा, ठीक है। चलिए तो सीधा प्रश्न के ऊपर में देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने 244 नंबर प्रश्न, यहीं से आज के सीरीज को कंटिन्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न ही आप इसको मानिए, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल आपको बताने हैं विश्व में, क्या वो गोबी है या फिर सहारा मरुस्थल है, आटाकामा है या फिर कालाहारी। फटाफट से आप एक अपना उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी दे, ताकि हम आपको आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझा पाए, है ना। और ये जो आप चैनल देख पा रहे हो VR एजुकेशन, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसका PDF आपको एकदम A4 साइज के पेज में एकदम मिलेगा, और एक से लेकर के जीके जिसके 500 ऐसे हिट एकदम क्वेश्चन देंगे कि उसमें से कई जो क्वेश्चन होंगे हूबहू ऑप्शन के साथ आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस पर हम लोग बात करेंगे और बीच में आपको नंबर भी देंगे। तब तक ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि भाई निम्न में से ऐसा कौन सा एक मरुस्थल है जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा कुछ आपके सामने ये प्रश्न। चलिए अब जवाब दे चुके हो, अगर नहीं दिए हैं तो ध्यान से सुनेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आटाकामा। याद रखेंगे ये विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थलों में से एक है जिसको कहते हैं आटाकामा। कहां पड़ेगा आटाकामा? तो ये जो दक्षिणी अमेरिका, ये ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका जो एक द्वीप है और यहीं पे पेरू चिल्ली का जो तटीय इलाका है, यहीं पे ये मरुस्थल पाया जाता है जी। और इस मरुस्थल को कहते हैं आटाकामा। कुछ मरुस्थल आपको ध्यान रखना है। ये आटाकामा मरुस्थल क्या होता है कि इधर से जो पवने हैं वो इधर की ओर मुड़ जाते हैं, ना। तो ये थोड़ा सा अगर हम बड़ा करके देखना चाहे तो हालांकि दिखेगा नहीं आपको लिखा हुआ, लेकिन बातों को समझेंगे। इधर से पवने जो है इस तरफ चले जाते हैं और इधर से जो पवने आती है वर्षा कराती है। जैसे मानते हैं कि ये कोई भूभाग है, तो इधर से जब हवाएं चलते हैं तो इस क्षेत्र में मान के चलिए कि अच्छी खासी मात्रा में वर्षा कराती है, चूंकि इसमें हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है। और जैसे जैसे ये पवने, ये हवाएं आगे की ओर जाते हैं तो यहां पर मान के चलिए कि इधर की अपेक्षा जो है वो इधर बारिश कम होगी, चूंकि अब धीरे धीरे इस हवा में आर्द्रता की मात्रा कम होने लगा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका अर्ध आर्द्रता वाला हो जाएगा, इसमें हवाएं में नमी की मात्रा कम जाएगी। और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं तो और ये इस हवा में नमी की मात्रा और खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बारिश बहुत कम होगा। और जिधर बारिश बहुत कम होता है उधर ही मरुस्थल टाइप के जो है वो डिजर्ट टाइप
का निर्माण होता है। तो कुछ आप देखेंगे कि लगभग जो महाद्वीप में खास कर करके आप देखेंगे कि जो मरुस्थलीय का विकास हुआ है उसका कुछ कारण ये भी है कि सब पश्चिम साइड में ज्यादा, जैसे अटाकामा आपको पश्चिम साइड में मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा आप कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये भी देखिए अफ्रीका के पश्चिमी साइड में ही है। ऑस्ट्रेलिया में अगर इधर जाएंगे तो ये भी यहाँ पे भी मिलेगा, तो ज्यादातर ग्रेट विक्टोरिया है या फिर ऑस्ट्रेलियाई करके है, तो ये सब पश्चिम साइड में मिलेंगे। इधर थार वगैरह ये पश्चिम है। अब देखिए जो 2-3 मरुस्थल से सीधा सीधा प्रश्न आता है, काफी हिट है, वो आपको बताते हैं। अटाकामा अगर आपसे पूछेगा महाद्वीप कर करके तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। कौन भाई? तो अटाकामा, और सबसे विश्व का शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो डिजर्ट मरुस्थल है, आप सब जानते हो, बचपन में भी पढ़े, सहारा मरुस्थल है, सहारा डिजर्ट है ना। और ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है जी। किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण साइड में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल को कहते हैं कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी। तो ये पूछा जाएगा कालाहारी मरुस्थल किस द्वीप में है, महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है, और उसके भी दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्रों में, ठीक है। अब यहाँ पे बता दें कि कालाहारी से एक क्वेश्चन और बनेगा। एक जनजाति है जो कि पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी 12th क्लास में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। एक जनजाति है जिसे बुशमैन कहते हैं, और बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो यही कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बुशमैन किस जनजाति, बुशमैन जो जनजाति है वो किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो कालाहारी, और कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का में मरुस्थल वाले इलाका है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मन में आ रहा है जो कि बता दे, बनता है काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप जाएंगे तो चाइना और मंगोलिया के पास में यहाँ पे एक मरुस्थल है, इसे कहते हैं गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? तो गोबी मरुस्थल, और ये काफी ठंडे मरुस्थल के रूप में इसकी पहचान है। तो प्रश्न आएगा कि एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल के रूप में ये, तो ये आपका गोबी मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। वहीं एशिया महाद्वीप में इधर गर्म में बात कर लेंगे तो भारत के पश्चिमी साइड में राजस्थान वगैरह है, कुछ पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इधर के इलाका में जो रेगिस्तान है इसे थार कहते हैं। तो 2-3 बातें कि गोबी चाइना मंगोलिया के पास में गोबी हो गया, और इधर भारत के पश्चिम साइड में थार हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ा डिजर्ट सहारा अफ्रीका में है। कालाहारी जो है अफ्रीका के दक्षिणी वाले क्षेत्रों में है, और यहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अटाकामा देखे तो दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी जो तटीय इलाका है, इधर पश्चिमी तटीय वाले क्षेत्रों में प्रशांत महासागर से लगे लगती है, ठीक है। अगर यहाँ तक की बातें थोड़ी बहुत भी अगर ध्यान रहेगी तो हमें ऐसा उम्मीद है कि और भी प्रश्न अगर आएगा तो आप सही कर लेंगे। फिलहाल इसका सही जो जवाब हो जाएगा, आप सब जान गए हैं कि सही जवाब अटाकामा यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं, और ये रहा आपका साइंस का कुछ एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चलिए प्रश्न को देखिएगा आप। एक्सरे की खोज किसने की है? फटाफट से जितने प्रश्न आपको करा रहे हैं काफी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको हल्के में ना ले, है ना। तो काफी बढ़िया बढ़िया सुंदर प्रश्न है। बताइए एक्सरे की खोज जो है वो किसने किया? अगर आप ये फोटो भी देख करके समझ जाएंगे, इन फोटो वाले आदमी को चिनते हैं, तो आप आराम से बना पाएंगे। फिलहाल अगर हम बता दें, ऑप्शन आपके सामने है, रोंटगन है, इसके अलावा बैक्यूरेल है, या फिर मैरी क्यूरी है, मैरी क्यूरी, या फिर एक से अधिक। फटाफट से बताएंगे कौन सा सही हो जाएंगे। तो ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं भाई साहब, यही वो आदमी है जिन्होंने एक्सरे की खोज की है, और इनका नाम हो जाएगा रोंटगन। याद रखेंगे, WC रोंटगन, ये ध्यान रखेंगे। और ये 1895 के आसपास की बातें हैं। 1895 ईस्वी में जो है एक्सरे की खोज किए थे, और वही इन्हें 1901 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाएगा, याद रखेंगे कि रोंटगन को सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और कब दिया गया था? तो 1901 में, है ना। और एक्सरे की खोज कब किए थे? 1895 में। आदमी का नाम क्या है भाई? तो रोंटगन है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न के ऊपर में अगर बात कर ले, ये आप जन्म भी देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दें, नहीं दिख पा रहा होगा तो 1845 से लेकर के और 1923 इनका जन्म, ठीक है, WC रोंटगन। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पहले ठीक कर दे कि आपको काफी बड़ा बड़ा भी दिख पाए, है ना। चलिए तो ये कुछ प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे।
अगर आप यहाँ फोटो में भी पहचान जाएंगे ये आदमी को तो आप आंसर कर सकते हैं। ऐसे ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न को। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? किन्हें सौंपा गया था श्रम विभाग 1946 का जो गठित अंतरिम सरकार था? मतलब अभी देश में चुनाव वाली सरकार जब तक नहीं आई थी, तो आजादी के बाद से हमारे यहाँ जो सरकार चलती थी चुनाव से पहले तक के, ठीक है, उस अंतरिम सरकार कहते हैं, आप पढ़े ही होंगे। तो इस अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में एक श्रम विभाग के किन्हें मिनिस्ट्री ये सौंपी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सैयद अली जहीर को, जगजीवन राव को, या फिर आपका श्री कृष्ण सिंह को? फटाफट से बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप सबसे कि यदि सीरीज को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। पिछले दिन आप लोग शायद 12 या 13 लाइक किए, तो हम आपसे प्रेरित होकर फटाफट से जल्दी से अगला सीरीज आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप बेफिक्र रहिए, सही जानकारी आपको दिए जाएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक कराए जाएंगे, गलत होने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। अगर बाय द वे कभी ऐसा होता है कि बोलने के क्रम में सही आंसर मेरे दिमाग में है, बोला कुछ और जा रहा है, तो कमेंट में वैसा पिन भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो उस तरह की कोई चीजें नहीं, आप आराम से ईमानदारी से पढ़िए और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए केवल आप एक लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक हम 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के आपके लिए क्वेश्चन टाइप कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, रिकॉर्ड करने के बाद एडिट भी कर देंगे, एडिट के बाद अपलोड भी कर देंगे, टैग टाइटल सारा कुछ करेंगे। मतलब 3-4 घंटा के हम काम करेंगे आपके लिए, बस आपके एक केवल लाइक से, ठीक है। तो वो जरूर कर दीजिए। चलिए, बाकी प्रश्न देखिए। 1946 में हम आपको बताएं कि 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसमें मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किन्हें सौंपा गया? तो वो व्यक्ति हैं जगजीवन राम। ये याद रखेंगे, बाबू जगजीवन राम के नाम से आप जानते हैं। श्री कृष्ण की बात कर ले तो ये इनसे एक प्रश्न बनेगा, आपका बीपीएससी लेवल टाइप के प्रश्न है, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार में बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाता है? तो श्री कृष्ण के, ठीक है। और हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? बिहार केसरी आपको बता दी श्री कृष्ण है, और पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है ये कमेंट में जरूर आप बताइएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप जान ही रहे हैं, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन कौन से मिनिस्ट्री मिली थी ये भी 1-2 कमेंट करके आप जरूर बताइए, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? फटाफट से बताएंगे कि हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति को, तरंग दैर्ध्य को, या फिर तरंगों की 1 मिनट, तरंगों की आवृत्ति 2 बार टाइप हुआ है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2 बार समझ के एक से अधिक नहीं मारिएगा, कोई एक ही मारिए, ठीक है, या फिर तरंग दैर्ध्य मारिए, या फिर इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अब ये प्रश्न आप अभी ध्यान में आया, अब इसको जब पीडीएफ जो बच्चा को शेयर करते हैं उनमें ये एडिट करके दे देंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि हम जब तैयार करते हैं कंटेंट तो एक बार तो देखते हैं, कई बार ऐसे ध्यान नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग टाइम में आ गया या कोई बच्चा स्क्रीन शॉट दे देता है, तो हमारे पास वो फाइल फोल्डर होता है ना, और वो फोल्डर में जाके एडिट कर देते हैं ताकि आगे जो पीडीएफ बच्चा लेते हैं उनको कोई परेशानी ना होता है। बाकी अगर बात कर ले हर्ट्ज की मापने की, अगर यूनिट की बात कर लेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा, या आप सी लगा लिए थे तब भी सही है और ये लगाएं तब भी सही है, क्योंकि तरंगों की जो आवृत्ति है, आपका जो तरंगों की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसी को मापते हैं किससे भाई? तो हर्ट्ज से। तो हर्ट्ज जो यूनिट है वो इसी को मापने, तो या ए लगाएं या सी लगाएं, दोनों में एक ही वर्ड टाइप हो गया है तो आपका सही है, ठीक है। बाकी इसको हम ठीक कर लेंगे, एक ऑप्शन चेंज कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? पटना में हुआ, भागलपुर में हुआ, गया में हुआ, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? फटाफट से बताएंगे। अगर ये बीपीएससी की जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो इनको ध्यान से देखेंगे, उतना ज्यादा कुछ नहीं है, या तो आपका डी में केवल रहेगा कि एक से अधिक सही है या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे मिलेगा, ठीक है। चलिए एक हुई रहेगा, लेकिन बीपीएससी ऐसा भी डालता है एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उस तरह से भी बना दिया। और थोड़ा सा और 5 ऑप्शन बनाते, लेकिन पिक्चर वगैरह आपको हम अवेलेबल करा रहे हैं इसलिए 5 ऑप्शन नहीं लग पा रहा है, तो आप 4 ऑप्शन पे आराम से तैयारी कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को देख करके वो ध्यान रहेगा, तो 5 ऑप्शन भी आराम से आप डील कर लीजिएगा। तो यहाँ आपको हम जानकारी दे दें कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है इसका जो गठन हुआ था वो आपका पटना में हुआ था। कहां हुआ था? पटना में। और ये याद रखेंगे
पटना में इसका गठन हुआ था। और ये व्यक्ति को आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ना देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये व्यक्ति कौन है भाई? तो ये व्यक्ति वही आदमी है जिनका नाम आचार्य नरेंद्र देव है। आचार्य नरेंद्र क्या है? देव है। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा था, ये फोटो फटा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ, लेकिन याद रखेंगे पटना में सम्मेलन हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके आचार्य नरेंद्र देव। इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि नीचे लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पटना में हुए इस सम्मेलन यह सम्मेलन मई 1934 में होता है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव होते हैं। तो ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 249 नंबर कहाँ गया भाई? तो प्रश्न संख्या 249, तो ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 249। फटाफट से देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि जीके जिसमें आपको दोनों मिलेंगे, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबसे भी प्रश्न होंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबसे भी प्रश्न होंगे, है ना। चलिए तो बताइए कि पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है पारसेक? बहुत इंपॉर्टेंट और हिट प्रश्न आप इसको कहिए कि पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक सही? फटाफट से बताएंगे, जवाब देंगे, कौन सा उत्तर सही होगा। फिलहाल अगर सही जवाब की बात कर ले, पारसेक जो है वो आपका दूरी का है। किसका है भाई? दूरी का। और बता दे, अगर प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई किसे कहा जाता है? तो पारसेक। पारसेक को दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहा जाता है। आप पढ़े होंगे प्रकाश वर्ष, जैसे अगर सूर्य है, तारा है, पृथ्वी, इन सबके बीच की दूरी आप निकालते हैं, खगोलीय दूरियों का आप मापन करते हैं, तो उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कि आप प्रकाश वर्ष पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं भाई? तो प्रकाश वर्ष पढ़ते हैं। दूसरी अगर बात कर ले तो पारसेक भी होता है, और एक और बात कर लेंगे आपका, तो एक होता है खगोलीय इकाई, जिसे शॉर्ट में AU आप लिखते हैं, है ना। चलिए तो ये 3 होता है, लेकिन अभी तीनों को समझने से कोई मतलब नहीं है, हम समझेंगे पारसेक से। तो पारसेक समझने के लिए मान के चलिए कि जो प्रकाश वर्ष होता है, एक साल में प्रकाश के द्वारा जो निर्वात में जो तय की गई दूरी, जिसे प्रकाश वर्ष आप पढ़ते हो, और एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है भाई? तो 9.467 गुना 10 के पावर आपका 15 मीटर होता है। तो ये आप प्रकाश वर्ष में पढ़े होंगे। और यहाँ पे अगर बात कर ले तो पारसेक की बात कर ले, तो एक पहला पॉइंट तो पारसेक में ही आपको याद रखना है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और दूसरा, अगर हम एक पारसेक में अगर प्रकाश वर्ष की बात कर ले, तो एक पारसेक में से लिखा गया है, पारसेक में बात कर लेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष आता है। तो ये सीधा सीधा रट जाइएगा, ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष आपका होता है, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पारसेक जो मात्रक है दूरी का, और ये भी याद रखेंगे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है पारसेक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? चंपारण वाला में आप कृषि से संबंधित मामला पढ़े थे, नील की खेती वगैरह इन सब के लिए, और इसके जांच के लिए एक समिति की कमिटी का जो है वो निर्माण किया गया, और उसके अध्यक्ष कौन है ये बताइए। क्या श्री M.K. गांधी जी हैं, या फिर आपके L.C. रेड्डी हैं, या फिर F.G. सलाई है, या एक से अधिक सही है? फटाफट से एक चुनिए, कौन सा उत्तर सही होगा। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सही जवाब हो जाएगा। अध्यक्ष केवल पूछा है तो यहाँ पे होगा F.G. सलाई, यानी आप C ऑप्शन को चीज किए हैं तो एक नंबर और आपका सही हो जाता है। बात अगर M.K. गांधी की कर ले, तो ये M.K. जो गांधी थे, ये आपके केवल सदस्य थे, ना कि अध्यक्ष थे। तो ये सदस्य है, और ये क्या है? तो ये आपके अध्यक्ष थे। तो सही जवाब हो जाएगा
जाएगा सी। चलिए एक बार और बोल रहे हैं, हमारी भी बात को आप ध्यान में रख लीजिए, थोड़ी सी आपके हर वो चीजों तैयारी को हम ध्यान में रख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि केवल डायरेक्ट ये भी करा के हम निकलते जा रहे हैं। जहां तक जानकारी हो रहा है देने का प्रयास करें, तो प्लीज आप एक लाइक कर दीजिए और कमेंट भी किया करिए, कुछ कुछ जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर भी ढूंढ करके दिया करिए। खैर, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती? आप बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी, जब आप अरुणाचल प्रदेश के साइड में ऐसे आप अगर मैप बनाते हैं इंडिया का, तो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा है ना, तो इधर से आपका निकल कर करके और मानसरोवर झील तरफ से, और ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ आके इधर ऊंचा हो जाता है पर्वत, तो यहाँ से नीचे की ओर ये पर्वतों के बीच से आता है। पर्वतों के बीच में जो रास्ता बने होते हैं, प्राकृतिक रास्ता, उसको पासेस बोलते हैं या फिर हिंदी में दर्रा बोलते हैं। तो आप बताइएगा कि वो कौन सा दर्रा है कि जिसके माध्यम से ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में ही आएगा। अब वो दर्रे का नाम बताइए, यांगपा दर्रा होगा, थीपू दर्रा होगा, या फिर बोमडीला दर्रा होगा, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही जवाब अगर आप ए ऑप्शन चूज किए तो सही होगा आपका, ठीक है। यांगपा दर्रे के माध्यम से ही यह ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है वो भारत में प्रवेश करती है। याद रखेंगे कौन से दर्रे, तो यांगपा दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, बस कुछ ही प्रश्न और है और फटाफट से आपको बताने हैं। बताइए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रश्न है 252 नंबर प्रश्न, फटाफट से बताएंगे कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कैबिनेट के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति और राज्यसभा के प्रति? फटाफट से आप अपना उत्तर दीजिए, है ना। तो आप एक सोचिए, और यहाँ पे पिक्चर ऐसा नहीं समझिए कि केवल इंदिरा गांधी, ये पिक्चर इंदिरा गांधी का है तो इंदिरा गांधी, आप प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी समझिए, या फिर बहुत सारे लोगों के चहेते नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हमारे चहेते इंदिरा गांधी, इसीलिए हमने तो यहाँ इंदिरा गांधी का पिक्चर लगा दी। अब ऐसा नहीं करिएगा कि आप मोदी जी का फैन है, हम इंदिरा गांधी का फैन है, तो आप कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से देखने लगिएगा और हमसे नफरत करने लगिएगा, ठीक है। ऐसी मानसिकता नहीं आनी चाहिए, सबकी अपनी एक चॉइस होती है। क्योंकि देखिए हमारा जो दिल होता है वो गरीबों के लिए धड़कता है, जो एकदम निम्न वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं। असली में ऐसा हमको लगता है कि ये जो धरती है, ये इतना डेवलपमेंट है, इतने लोग ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके जो पीछे रीढ़ की हड्डी की तरह जो है ना, वो इस देश के मजदूर है, निम्न वर्ग है, उसी पे पूरा एकदम इकोनॉमी टिकी हुई है, पूरा ये देश आगे की ओर डेवलप कर रहा है। तो उनके लिए अच्छे खासे काम इंदिरा गांधी अपने समय में किए थे और इसलिए हमें अच्छी लगती है। आयरन लेडी, एकदम पूरा स्ट्रॉन्ग वाली प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के भी छक्के छुड़ा दिए, बांग्लादेश को भी आजाद करा दिए। बहुत तरह की इनकी विशेषताएं हैं। और जितने भी इंदिरा योजना जो आपका गरीबों के लिए आवास वगैरह ये सब आते हैं, तरह तरह के चीजें, और वो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करना, बहुत काम है इनका भाई। ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहलाती है ना। चलिए, तो हमने ये उनका पिक्चर लगा दी, इससे आपको कोई मतलब नहीं बनना चाहिए, ठीक है, आप जिनको भी मानिए। अब यहाँ पे बात कर लेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री किनके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कर ले, चाहे आपका मंत्रिमंडल में जो भी है वो सबके सब जो है आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। तो 252 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सी सही है और आज का शायद लास्ट है, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है, सबको सही करके जाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए? 253 नंबर प्रश्न। बताइए, सब जानते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक कब हुआ और पहले बैठक में जो है वो अध्यक्ष किनको बनाए गए थे? आप सब पढ़े होंगे, है ना, दूसरे वाले भी रटे होंगे, बहुत तरह की चीजें हैं, वो सारे पढ़े होंगे आप लोग। तो आप ये बताइए कि पहले कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप पढ़ते हैं तो उसके प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए? जो खास करके देखे तो वो शहरी क्षेत्रों से आते थे और एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। तो ऐसे 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किए। तो यदि आप ए ऑप्शन चूज किए तो एकदम आपका सही है, ठीक है। तो चलिए, यहीं तक प्रश्न रहा आपका। आप कमेंट करके बताइएगा, टोटल 10 क्वेश्चन कराए, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो कमेंट करके बताइएगा कि सीरीज कैसा लगा और 10 में से कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ये भी कमेंट जरूर करिएगा। और आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, म्यूजिक का वीडियो वहां से हटा देंगे और जो भी
कॉमन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कॉमन पेपर के रूप में जीके जीएस है, तो जीके जीएस के केवल वीडियो लगा देंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको देखने के लिए सुविधा हो जाएगा। और ये दूसरा आपका एमसीक्यू था, ठीक है। अगर कोई बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको बता दे सब्जेक्टिव इस तरह से आपको A4 साइज के रूप में मिल जाएगा, ताकि आप प्रिंट करा के आराम से सेट लगा सकते हैं। इसका आंसर का जो पीडीएफ है वो आपको अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का जो मॉक 2 है, ठीक है। और इससे पहले भी आपको मॉक 1 आपको कराए थे ये प्रश्न, ठीक है। तो आपको 250 के आसपास से प्रश्न से करा रहे हैं, इससे पहले भी मिल जाएंगे, 500 तक आपको मिल जाएंगे। ये जो है आपका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप या कॉल नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क कर करके और हमसे जो है वो पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ का जो फी होगा भैया वो 199 रुपया होगा। तो जो भी आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी चाहे पीसीएस लेवल का तैयारी हो, तो पीटी में काम आएगा आपका। इसके अलावा आपका टीआरई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो टीआरई में आप किसी भी सब्जेक्ट से है, ठीक है, कॉमन पेपर के रूप में ये बहुत ज्यादा आपको लाभ देने वाला है, ठीक है। बाकी ये नंबर भी दिया गया है, पेमेंट बता दिया गया, इस नंबर पे संपर्क कर करके और ये परचेस कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।